नमस्कार। मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्ववर्ती कक्षा में जो हमारी YouTube क्लास थी उसमें रीतिकाल के संदर्भ में और उसके नामकरण के बारे में विचार किया। यहाँ मैं पुनः कुछ चीज़ों को दोहराना चाहूँगा कि हिंदी के जो शोधी विद्वान और इतिहासकार हैं उन्होंने हिंदी साहित्य के सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है। आचार्य शुक्ल का वर्गीकरण सभी को अंततोगतो मान्य है और आचार्य शुक्ल जो नामकरण करते हैं उनमें हम देखते हैं कि वो वीरगाथा काल कहते हैं, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल और फिर आधुनिक काल। लेकिन जो वीरगाथा काल उनका नाम था उसमें कुछ ये नाम अपूर्ण था, कुछ त्रुटियां थी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस जो कालखंड था उसका नामकरण उन्होंने आदिकाल कहा कि आदिकाल कहने से हमें किसी भी जो साहित्य जो सामग्री है या जो साहित्यिक प्रवृत्ति हैं उनकी उपेक्षा नहीं होती है। इस तरह से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल इन 4 खंडों में उसको विभाजित करके उसका अध्ययन करते हैं। और यह विद्यार्थियों के लिए और जो अकादमिक स्तर पर जो अध्ययन किया जाता है उसके लिए बहुत सुसंगत और वैज्ञानिक विभाजन है। हमने जो रीतिकाल के संदर्भ में नामकरण की बात की, कालखंड की बात की, तो इसकी जो समय सीमा है वो विक्रम संवत 1700 से 1900 तक का जो 200 वर्ष का कालखंड है उसको आचार्य शुक्ल रीतिकाल नाम देते हैं। और इसके नामकरण पर हमने पहले इस पर विचार कर चुके हैं कि जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं इस युग को, इस कालखंड को श्रृंगार काल कहना पसंद करते हैं। मिश्र बंधु इसको अलंकृत काल कहते हैं। डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल इसको कलाकाल कहते हैं और आचार्य शुक्ल इसको रीतिकाल कहते हैं। और ये रीतिकाल नाम ही मान्य है और अधिकांश विद्वान या कहें कि समूचा हिंदी साहित्य इसी रीतिकाल के नामकरण को स्वीकार करता है। आज हम रीतिकाल के अंदर जो साहित्य सामग्री है या रीतिकालीन जो काव्य है उसका जो विभाजन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आचार्य शुक्ल ही रीतिकाल की जो साहित्य सामग्री है, ये जो काव्य सामग्री है, उसका 3 रूपों में उसका विभाजन करते हैं। एक को कहते हैं रीतिबद्ध काव्य, दूसरा उनका रीति मुक्त काव्य और एक रीति सिद्ध काव्य। अब यहाँ रीति से तात्पर्य हमने पढ़ा कि रीति से तात्पर्य यहाँ कविता लिखने का एक पैटर्न, रिवाज, ढंग, मेथड, पंथ, तरीका। एक ट्रेंड चल पड़ा कि हर कोई राज दरबारों में रीति ग्रंथों की रचना, जो लक्षण ग्रंथ हैं, जो हमारा भारतीय काव्यशास्त्र है, उनके विषयों को लेकर के ब्रज भाषा में उनके उदाहरण और उनके सिद्धांतों का निरूपण कविता के ब्रज भाषा कविता के माध्यम से करने लगे। और एक और की परंपरा चली और दरबारों में समस्या पूर्ति काव्य दंगल होते थे और उनमें कवि अपना आचार्यत्व, अपना पांडित्य दिखाकर अपना स्थान सुनिश्चित करते थे। तो रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत रीति ग्रंथों की रचना की गई। अधिकांश जो कवि थे वो आचार्य कवि थे। उन्होंने अपना पांडित्य, अपना आचार्यत्व दिखा करके रीति ग्रंथों या इसको हम लक्षण ग्रंथ भी कहते हैं, संस्कृत काव्यशास्त्र के जो काव्य सिद्धांत हैं उन काव्य सिद्धांतों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति और उनके उदाहरणों को भी काव्यात्मक रूप में चित्रित करने की जो प्रवृत्ति इस युग में देखने को मिलती है उसे
हम रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहते हैं। अब समझने की बात यह है कि लक्षण ग्रंथों के विषय क्या क्या हैं, किन किन विषयों को लेकर के लक्षण ग्रंथ लिखे गए। तो हम मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य की आत्मा, रस, छंद, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायक नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, बारहमासा वर्णन, षड ऋतु वर्णन आदि आदि इन विषयों को लेकर के जो ब्रज भाषा में इनके सिद्धांत बताए गए और इनके उदाहरण ब्रज भाषा कविता में दिए गए, ये कविता हिंदी में रीतिबद्ध काव्य के नाम से जानी जाती है। और इसके रीतिबद्ध कवियों में जो प्रमुख कवि हैं उनमें हम चिंतामणि त्रिपाठी, केशव, मतिराम, भिखारीदास, जसवंत सिंह, देव, सेनापति आदि का नाम हम ले सकते हैं। एक लंबी श्रृंखला है जो रीतिबद्ध कवियों की हमें देखने को मिलती है। इनमें इसका विभाजन भी सर्वांग रस निरूपण कवि अलग हुए हैं, अलंकार निरूपक कवि अलग हुए हैं, उसका डिटेल हम यहाँ भी उनका अध्ययन हम नहीं करेंगे। केवल हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि रीतिबद्ध कविता किसे कहते हैं। जिन्होंने रीति ग्रंथों की या लक्षण ग्रंथों की रचना की वो कवि और उनका काव्य रीति काव्य और वो रीतिबद्ध काव्य और रीतिबद्ध कवि वो कहे जाते हैं। एक दूसरी कविता इस युग में चली थी रीति मुक्त। ये वो कवि थे जो किसी शास्त्रीय मर्यादा या कहेंगे जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, न इन्होंने कोई अलंकार निरूपण या काव्य के प्रयोजन या काव्य की आत्मा या नक्षिक वर्णन इनका कोई पहले से कोई प्लानड तरीका नहीं था कि हम इस तरह का कोई हम काव्य रचना करेंगे। ये वो कवि थे जिन्होंने अपने मन की मौज में आकर के स्वच्छंद तरीके से उन्मुक्त ढंग से इन्होंने प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति, लोक जीवन से जुड़े हुए संदर्भ, इन सब और विरह, इन सब को लेकर के सुंदर मार्मिक कविता लिखी, सुंदर मुक्तकों की रचना की। ये कवि सारे रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। इन्होंने मतलब जो रीति से मुक्त रहे, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की और अपने मन के स्वच्छंदता के आधार पर प्रेम के सरल ऋजु मार्ग का चित्रण किया। और आचार्य शुक्ल तो घनानंद के संदर्भ में लिखते हैं कि ये प्रेम गांव के कवि हैं और प्रेम के पीर के कवि हैं। इनकी कविता में पीड़ा, विरह, वेदना की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति की जो बहुत ही मार्मिक और सूक्ष्म अभिव्यक्तियाँ और मानव मन की जितनी या कहें कि प्रेम और सौंदर्य और श्रृंगार की जितनी सूक्ष्म वृत्तियाँ हो सकती हैं वो सब हमें इन रीतिमुक्त कवियों के काव्य में देखने को मिलती है। इनके बारे में एक छंद मुझे याद है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। ये बैजनाथ ने लिखा है, ब्रजनाथ या बैजनाथ ने घनानंद की कविता के बारे में उन्होंने ये छंद लिखा और इसमें समूचे रीति काव्य की विशेषताओं का समाहार हो जाता है। उन्होंने लिखा कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानि के भेद को जाने, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानि के भेद को जाने। इस तरह से उन्होंने एक सुंदर पूरे जो एक सवैया की रचना की। ये वो पंक्ति मुझे इस समय पूरा स्मरण नहीं हो रहा है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानि के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हृदय बिछुरे मिले प्रिय शांति न पावे, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सोघन जी के कवित्व बखाने। ये सारी की सारी विशेषताएं हमें रीति मुक्त कवियों में देखने को मिलती है और घनानंद रीति मुक्त काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और इनके अलावा घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, रसलीन, ये अन्य एक बहुत सारे कवि हैं जो रीति मुक्त कवि
माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त रीति सिद्ध कविता की परंपरा भी हमें देखने को मिलती है। ये वो मध्यम मार्गी हम इनको कह सकते हैं, न तो रीतिबद्ध हैं और न रीति मुक्त हैं। ये वो रीति सिद्ध कवि हैं जो पांडित्य और आचार्य से तो परिपूर्ण हैं, और लेकिन इनका उद्देश्य रीतिबद्ध लक्षण ग्रंथों की रचना करना नहीं है, लेकिन रीति और लक्षणों की संदर्भ और सरोकार स्वतः ही इनकी कविता में आकर के साकार हो गए। ये नहीं चाहते थे कि हम नायक नायिका भेद लिखें, लेकिन नायक नायिका भेद आ गए। बिहारी की सतसई में, बिहारी के मुक्तकों में आप देख सकते हैं, नक्षिक वर्णन वहाँ पर आ गया है, नायिका भेद आ गया है, 12 मासा वर्णन आ गया है, ज्योतिष का ज्ञान आ गया है, अलंकारों की छटा और उक्ति व चित्र, ये सारी की सारी चीज़ें हमें बिहारी की कविता में देखने को मिलती हैं। हालांकि बिहारी का उद्देश्य रीति ग्रंथों की रचना करना नहीं था, वो केवल मिर्ज़ा जयसिंह के दरबार में अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए या उनकी सेवा में इन मुक्तकों को अर्ज करते थे, लिखते थे। ये कवि हिंदी में रीति सिद्ध कवि के नाम से जाने जाते हैं। बिहारी इस रीति सिद्ध कविता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अब ध्यान देने की बात यहाँ है, जो मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक ग्रंथ में ये लिखा है कि जब हम रीति मुक्त कविता के बारे में कहते हैं कि जब वो कविता रीति मुक्त है तो रीति काल में कैसे आ सकती है। वो बड़ा एक तार्किक प्रश्न उठाते हैं, तो वो थोड़ा इसमें संशोधन करते हैं, कहते हैं कि हमें इसके नामकरण को बदलना चाहिए। जैसे वो रीतिबद्ध को डॉक्टर बच्चन सिंह बद्ध रीति काव्य कहते हैं, रीति मुक्त काव्य को बच्चन सिंह मुक्त रीति काव्य कहते हैं, और रीति सिद्ध काव्य को बच्चन सिंह सिद्ध रीति काव्य का नाम देते हैं। तो आज हम देख सकते हैं कि रीतिकाल का जो साहित्य सामग्री है और जो रीति की जो परंपरा है और उससे प्रेरित होकर जो काव्य रचना की गई, वो हमें 3 रूपों में दिखाई देती है। ये हमको समझने की, याद करने की बात है अकादमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए कि रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य। कई बार इन रीतिबद्ध कविता के बारे में छोटा प्रश्न पूछते हैं, रीति मुक्त कविता के बारे में पूछते हैं। कई बार रीतिबद्ध और रीति मुक्त कविता के अंतर को लेकर लघुतरात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं, रीति सिद्ध काव्य को लेकर के प्रश्न पूछते हैं, और रीति मुक्त कविता को लेकर तो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आप इस रीतिकाल की साहित्य सामग्री को समझने में सफल हुए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखें, जिससे कि आपको ये जो रीतिकाल के जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो आपके क्लियर सकें। धन्यवाद।